हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, इसमें से हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट इसमें करा रहे हैं। सभी प्रैक्टिस सेट हमारे जितने होंगे यूथ कंपटीशन से कराए जाएंगे। ओके, तो इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट होंगे? 15 प्रैक्टिस सेट इसमें कराए जाएंगे, सभी के सभी यूथ कंपटीशन से होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी जितने भी हम प्रैक्टिस सेट लाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R.K. शनमुखम चेट्टी। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, भाग 8। भाग 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक इसमें विवरण है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो कौन से ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा इसमें? थर्ड का सी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता किसको? तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, बाकी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी के सभी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह क्या? तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 5वें का ए, राज्यसभा सदस्य है तब। अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो मतदान में भाग नहीं ले सकता अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिएगा 6 का हो जाएगा बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यदि वह लोकसभा का सदस्य है तब। ठीक, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो ध्यान दीजिएगा इसमें हो जाएगा आंसर 7 का बी, 48 घंटे पहले। इसका मतलब जब जिस तारीख को चुनाव होगा उससे 2 दिन पहले तक आप जारी कर सकते हैं, लेकिन उससे दो दिन बाद तक आप जारी नहीं कर सकते। ठीक, तो चुनाव के 2 दिन, 48 घंटे मतलब क्या होता है? 2 दिन की बात कर रहा है। 2 दिन पहले तक आप जारी कर सकते हैं, उसके बाद जारी नहीं कर सकते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो कब शामिल किए गए हैं? तो 8वें का हो जाएगा डी। पहली बार ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस 42वें संविधान जो संशोधन है इसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी संविधान। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो हमारा हो जाएगा इसमें 9 का डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारे अरबों सितारों मतलब तारा जो है, सभी तारे जो अरबों तारे हैं और धूल है और गैस है, इनका एक संग्रह क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा हमारा हो जाएगा 10 का बी, इसको आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं, गैस, धूल के कण भी होते हैं उसमें, तो हम क्या कहेंगे इसको? विशाल संग्रह को आकाश गंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो देखिएगा धरती के प्राकृतिक उपग्रह जो है केवल एक है, वो क्या है? चांद, चंद्रमा जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, यही है हमारा, सिर्फ एक। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो तो बहुत
सारे भेजे गए हैं कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक के बारे में बात कर रहा है। तो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का केवल एक है, वो है कौन सा? चंद्रमा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? 23.5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश, इस बात का ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अक्षांश नहीं होता, उत्तरी अक्षांश होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा क्या है? कर्क रेखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? जो पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, क्षोभ मंडल। सबसे पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल आता है। ठीक, इसकी सतह की ऊंचाई क्या होती है? 18 किलोमीटर है। इसका मतलब जो पृथ्वी का सतह होता है उससे हम 18 किलोमीटर तक अगर हम क्या चले जाएँ, ऊपर चले जाएँ, तो उस क्षेत्र को टोटल क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक, और इसी क्षोभ मंडल में हमारा धूल के कण और जो जलवाष्प हैं मौजूद रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, मकाऊ। मकाऊ का जो मुद्रा है उस देश का क्या है? पटाका है। ठीक, पनामा देश का मुद्रा क्या है? बालबोआ, या फिर यूएस डॉलर भी हम बोलते हैं, बालबोआ। पनामा का क्या होता है? बालबोआ, बालबोआ। ठीक, ये बालबोआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसी को यूएस डॉलर भी हम बोल सकते हैं। और लाओस का क्या होता है मुद्रा? कीप होता है, कीप। ये हमारा लाओस का मुद्रा है। मैक्सिको का मुद्रा क्या है? पीसो। मैक्सिको का क्या है? पीसो। तो अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमारा हो जाएगा आंसर बी, शिलांग को। शिलांग को हम क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक, ये कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा, भारत में ही है, मेघालय। और ये शिलांग क्या है? मेघालय की राजधानी भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी होती है, यहाँ पे नवीनतम की बात नहीं कहा है, प्राचीनतम की बात। तो क्या हो जाएगा हमारा? अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन, ये विश्व की भी मानी जाती है सबसे प्राचीन पर्वत है हमारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हमारा हिमालय माना जाता है। कौन सा? हिमालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाड़िया बांध योजना किस राज्य में स्थित है? तो हमारा हो जाएगा इसमें आंसर डी, असम राज्य में स्थित है। जो पगलाड़िया बांध है कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उस पर स्थित है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में हम किसे जानते हैं? ये हो जाएगा जूट को। जूट को हम क्या जानते हैं? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और विश्व में भारत जूट में बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना है किससे संबंधित है? ये हमारा राजमार्गों से संबंधित है। ठीक, राजमार्गों से क्या संबंधित है? भारतमाला परियोजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या है आंसर? मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हुआ है लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक, ये कहाँ पे है? ये है हमारा नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने ही बौद्ध धर्म का स्थापना या फिर बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक, और एशिया का ज्योति, लाइट ऑफ एशिया भी इन्हीं को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, ऐहोल शिलालेख, जो हमारा ऐहोल शिलालेख है निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़े हुए हैं? तो पुलकेशियन द्वितीय शासक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुलकेशियन द्वितीय के शासनकाल में हमारा ऐहोल शिलालेख प्रसिद्ध था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था?
तो 24 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा इक्टा प्रणाली जो हमारा है वो लागू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, संगम। संगम राजवंश का संस्थापक कौन था? हमारा बुक्का प्रथम था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की कौन सी रानी थी जो बाबर बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन, चांद बीबी ने। तो चांद बीबी ने क्या किया था कि अकबर का विरोध किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो हमारा ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? 27 का हो जाएगा सी, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आइन ए अकबरी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं 28 में, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो हमारा स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, और केप ऑफ गुड होप को क्या कहा जाता है? उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? उत्तमाशा, उत्तमाशा अंतरीप, अंतरीप ये भी इसको कहा जाता है। और जो उत्तमाशा के थ्रू ही हमारा जो वास्को डिगामा है वो भारत आया था। ठीक है, और भारत की खोज कब किया था वास्को डिगामा ने? ध्यान दीजिएगा, ये किया था 1498 ईस्वी में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह कब हुआ था? जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, मोपला विद्रोह को, तो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था ये हमें बताना है। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1921 को ये विद्रोह हुआ था। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन 1911 में भारत में बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन, गेटवे ऑफ इंडिया। जो भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है वो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में बनाया गया है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो जो पूना समझौता है कब हस्ताक्षरित किया गया था? ये 1932 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था पूना समझौता? ध्यान दीजिएगा, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस मदरसा की स्थापना की थी? तो कौन से मदरसा की स्थापना की थी? किसने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने ही स्थापना की थी। किस मदरसा के? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारत के पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस जो थे ये भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यविद थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं की याद में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बचत बैंक खाते में दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, संबंधित बैंक के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। परंतु इसका नियंत्रण कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? आरबीआई। इसका जो संबंधित बैंक है इसका नियंत्रण आरबीआई करता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमसे पूछा था निर्धारित कौन करता है? वो निर्धारित करता है संबंधित बैंक। ठीक, आंसर हमारा ए सही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो प्रथम बार भारत में जो है प्रथम बार सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 94, 1994 में हमारा क्या था कि पहली बार सेवा कर भारत में लागू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कौन से पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है?
तो हमारा 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर। कर जो है पूंजी का हिस्सा नहीं है, बाकी ऋण की वसूली, विनिवेश और उधार ये सभी हमारा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है, लेकिन कर जो है ये हमारा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं 37, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किस तारीख को किया गया था या फिर कब किया गया था, ये हमें बताना है। ठीक, और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनरेगा के नाम से, पहले नरेगा था लेकिन बाद में महात्मा गांधी भी जुड़ गया तो मनरेगा हो गया ये। ठीक, तो ये कब हुआ था, किस तारीख को शुभारंभ इसका किया गया था? 37 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा का शुभारंभ किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38, महाराष्ट्र सरकार ने के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की, किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की महाराष्ट्र सरकार ने? तो 38 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या शुरू की? अस्मिता योजना स्टार्ट की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसल में स्थित है। क्या? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहाँ स्थित है? मुख्यालय बेसल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? जब पंजाब में अनाज कटता है तो उस समय कौन सा लोक नृत्य हमारा प्रसिद्ध है? तो 40 का हो जाएगा हमारा डी, भांगड़ा। वैसे भी जानते हैं भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का ही है। गरबा कहाँ का है? ये तो गुजरात का है। कथक यूपी का है। और उड़ीसा क्या है? उड़ीसी है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 में अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? जो अरुण शौरी है ये किसके लेखक हैं, किस पुस्तक के? तो 41 का हो जाएगा हमारा बी, अनीता गेट्स बेल। अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं 43 में, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। किसको मिला था? एमिल वान बेहरिंग, एक जर्मन हमारे विज्ञानी थे शरीर के, उन्हें डिप्थीरिया की खोज के लिए ये सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन थे? एमिल, ध्यान दीजिएगा, एमिल वान बेहरिंग, एमिल वान बेहरिंग, ये ग है, बेहरिंग। 44, किसमें भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो भारत में स्थित एक बायो रिजर्व कौन है जो विश्व विरासत स्थल भी है यूनेस्को के? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 44 का हमारा हो जाएगा डी, सुंदरवन। सुंदरवन जो है भारत में विश्व एक बायो रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा, और ये विश्व विरासत स्थल भी है यूनेस्को का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45, जियो का संपूर्ण रूप क्या है? जो जियो है, GEO का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा है आंसर बी ऑप्शन, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अग्नि 2 क्या है? जो हमारा अग्नि 2 है वो हमारा क्या है? तो क्या है? 46 का ए है हमारा ऑप्शन। ठीक, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, अग्नि 2 पहली चीज़ है, एक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, एक मध्यवर्ती दूरी का। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। निबल को कंप्यूटर की भाषा में हम अलग क्या बोलते हैं इसको? तो हमारा हो जाएगा 47 का सी, आधा बाइट। आधा बाइट इसको बोला जाता है। आधा बाइट क्या होता है? 4 बिट। ध्यान दीजिएगा, 4 बिट। 4 बिट को आधा बाइट भी कहते हैं। और 1 बाइट में कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 बाइट में हमारा अगर 1 बाइट हो जाए तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन है? तो 48 का हमारा हो जाएगा सी, वर्ड प्रोसेसर।
वर्ड प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। बाकी जावा, रैम और विजुअल बेसिक ये सभी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं आते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो किस किस बटन को प्रेस करने पे हमारा क्या प्रदर्शित करेगी? प्रिंट प्रीव्यू विंडो। तो देखिएगा हमारा हो जाएगा 49 का आंसर डी, कंट्रोल F2। जब कंट्रोल और F2 दोनों साथ में अगर हम पहले क्या दबाएं? कंट्रोल, फिर F2 दबाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू विंडो हमारा खुल जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे गॉस नाम इकाई में मापा जाता है? तो जो गॉस है किसका यूनिट है? ये किसका यूनिट है? ध्यान दीजिएगा। 50 का हमारा हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रेरण। जो चुंबकीय प्रेरण होता है उसकी इकाई क्या होती है? गॉस, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो हम किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? जब एक स्तर से ऊपर की ऊंचाई को मापना हो, जैसे विमान की ऊंचाई, तो क्या करेंगे? वहाँ पे अल्टीमीटर हम यूज करेंगे, ठीक। और जो फैदोमीटर होता है, फैदोमीटर ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई मापने में यूज किया जाता है। गहराई, समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर। और बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। वायु दाब, इसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। तो वाट मीटर किसको मापने के लिए होता है? ये विद्युत शक्ति, ठीक। जो घरों में विद्युत शक्ति आती है उसे हम वाट मीटर के यहाँ पे लिख देते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वाट मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो कौन सा हमारा अदिश राशि नहीं है वो हमें बताना है। बाकी सभी अदिश राशि होंगे, तो कौन से नहीं है? 52 का हमारा हो जाएगा डी, बलाघोड़ अदिश राशि नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारा सदिश राशि होती है, सदिश। बाकी हमारा आयतन अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। यानी जगह अदिश राशि होता क्या है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो हमारा सदिश राशि होता है। लेकिन जिसमें जो दिशा न हो, सिर्फ हमारा क्या हो? परिमाण हो, वो हमारा क्या होता है? अदिश राशि होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 53 में देख लेते हैं, घर्षण बल सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, का विरोध करता है। तो अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो हमेशा घर्षण बल क्या करेगा? इसके विरोध में किधर हो जाएगा? इसके पीछे। तो अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो हमारा घर्षण बल हमेशा इसके विपरीत में लगेगा, याद रखिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? विपरीत लगने का मतलब है वहीं क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है? तो 54 का हमारा हो जाएगा बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या किया है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत, इसी को अगर हम पढ़ते थे पहले तो क्या पढ़ा जाता था? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ठीक। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। और नील बोर, जो नील बोर हैं वो क्या किए थे? परमाणु संरचना का सिद्धांत दिए थे। जो परमाणु का संरचना था उसका, परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था? नील बोर ने दिया था। और जे थॉमसन क्या किए थे? ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और माइकल फैराडे क्या है? विद्युत अपघटन का नियम दिए थे। तो माइकल फैराडे क्या किए थे? विद्युत अपघटन का नियम दिए थे। तो हमारे इसमें पूछा था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं है उसको देख लेते हैं। तो 55 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी को भाप में परिवर्तित करना। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को या फिर जो भी हमारा तत्व हो, कोई मेटल हो, इसको क्या करें कि अगर हम एक रूप से दूसरे रूप में अगर हम बदल दें और पुनः जो दूसरा रूप हुआ है, ये पहला रूप है, ये दूसरा रूप है, तो दूसरे रूप से अगर हम पुनः पहले रूप में आ जाएंगे तो हमारा भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन अगर एक रूप से दूसरा रूप बदल लिया और दूसरे रूप से पहले रूप में नहीं आ पा रहा है, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे है पानी। पानी क्या है? अगर हम गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा और ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी में चला आएगा, तो हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा था तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? दूध से दही बनना। अगर दूध से दही हमारा बन गया, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ गई, परिवर्तित हो गया, तो क्या दही से हम दूध फिर बना सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो देखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके समस्थानिक हैं। तो हमारा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक। और जो प्रोटियम होता है, अलग अलग लिख दे रहे हैं, प्रोटियम का हमारा 1H1 होता है, ये हमारा प्रोटियम है। अगर इसी को हम क्या लिख दें 1H2 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ड्यूटेरियम, ठीक। और इसी को 1H3 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा ट्राइटियम। तो सभी याद रखिएगा, ये हमारा प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है 1H2 और 1H3 क्या है ट्राइटियम है। और सभी के सभी हमारे किसके हैं देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और समस्थानिक होता क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो, समान हो। देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, सभी का परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है परमाणु भार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नीचे वाला यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार अलग अलग होगा, अलग अलग, ठीक। और परमाणु क्रमांक एक तरीके से होंगे, तो हमारा समस्थानिक कहलाएगा। समभारी क्या होगा, हमारा भार समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो जो लेड संचायक बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग हम करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक। यहीं अगर बहुत ज़्यादा सांद्र हो जाए तो इसी को हम लोग तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब। तेजाब जो है किसका मिश्रण होता है, सांद्र H2SO4, ठीक। और उसी जो बैटरी है, तो बैटरी में बहुत हल्का सा जो तेजाब का मात्रा होता है उसी को डाला जाता है। तो तेजाब किससे बनता है, H2SO4 से। तो लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं 58 में, हाइड्रोजन गैस की खोजकर्ता कौन है। तो हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, में देखते हैं आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो 59 का हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आर्निथोलॉजी, ठीक। और ध्यान दीजिएगा कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जो कीटों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमो, या टो रहेगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन, ठीक। मछलियों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है, एक्विथोलॉजी, एक्विथोलॉजी। यहाँ पे हो जाएगा ये एक्विथोलॉजी। एक्विथोलॉजी क्या है, मछलियों का अध्ययन, ठीक। और सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी। ये हमारा होता है हर्पेटोलॉजी, ठीक। तो सभी देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। जो हमारा प्याज है उसमें देखिए लाल रंग पाया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो किस वर्णक के कारण होता है, तो हमारा होता है वह एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण हमारा क्या होता है, प्याज में लाल रंग जो पाया जाता है, किस वर्णक के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं 61 में, विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो शरीर में अत्यधिक मात्रा में किसके संचय होने से हमारा विल्सन नामक रोग होता है, जो एक आनुवांशिक रोग होता है, ठीक। तो कौन है, 61 का हमारा हो जाएगा ए, कापर। अगर हमारे शरीर में कापर का अत्यधिक मात्रा हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, विल्सन नामक रोग हो जाएगा, जो एक आनुवांशिक रोग होता है, ठीक। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं विल्सन के, तो हमारा है कि पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं भी आती हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 में, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो ऑक्टोपस है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है हमारा ये ए, मोलस्का। जो मोलस्का है वो ऑक्टोपस इसी प्रजाति के अंतर्गत हमारा आता है। और मोलस्का में क्या होता है इस प्रजाति में, कि शरीर कठोर कवच से ढका रहता है। तो ऑक्टोपस देखे ही होंगे, उसका शरीर जो होता है बीचों बीच में कठोर कवच से ढका होता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ऑक्टोपस है इसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 63, रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएँ हैं। तो हमारे जो रक्त में है जो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कणिका पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, बी, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स जो होती है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएँ हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है। तो जहाँ पे देखिए पौधे भी रहें और जानवर भी रहें, तो पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा। तो 64 का हमारा हो जाएगा बी, जिसे जैव मंडल कहा जाता है, ठीक।
अब पौधे भी जीव एक तरह से होते हैं, पौधे में क्या होता है, जान होता है, जानवर में भी। तो दोनों को मिला के अगर वो जिस सतह, पृथ्वी की जिस सतह पे और वातावरण में रहेंगे उसी को क्या कहेंगे, जैव मंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ़को, जो इफ़को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डैप DAP मतलब क्या हो जाएगा, डाई अमोनियम सल्फेट, कहाँ लॉन्च किया, तो किस जगह लॉन्च किया है, तो 65 का हमारा हो जाएगा ये नई दिल्ली में ये लॉन्च किया है। 66। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 66 का हमारा हो जाएगा C 3167 कुल बाघों की संख्या है। कब, अप्रैल 2023 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस IBCA का शुभारंभ किया, तो किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया है, तो 67 का हमारा हो जाएगा B, भारत ने किया है। कौन किया है, भारत ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मकसद क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट्स, इसका मकसद यही है कि दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान केंद्रित करना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, कहाँ पे, तो 68 का हमारा हो जाएगा D ऑप्शन, देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में किया गया, किस स्थान पे, देवस्थल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है, सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है, तो 69 का हमारा हो जाएगा B, चाड। चाड एक देश है, ठीक, सबसे प्रदूषित देश है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना, तो कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड आयात भी किया और उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो 70 का हो जाएगा हमारा D, डेनमार्क। डेनमार्क वो पहला विश्व का देश है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड आयात किया और समुद्र के नीचे दफन कर दिया। ठीक, अब देखिए इसमें आगे हमारा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, तो सभी हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। बाकी हमारे इस प्रैक्टिस सीरीज में हिंदी, इंग्लिश, GK, GS जितने भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स उनके कराए जाएंगे। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, अनेक शब्दों का एक शब्द हमें बताना है। तो गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, तो क्या हो जाएगा इसका 81 का A, डिक्टेटोरियल। ठीक, गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, इसका हमारा वन वर्ड में अगर बोला जाए तो इसको हम बोलेंगे डिक्टेटोरियल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें देखिए कौन सा गलत है हमारा वो हमें बताना है। तो पहला देखिए फैटल, ये सही है, ब्रूटल भी सही है, मेटल भी सही है, तो क्या गलत हो गया B, टैकल। टैकल हमारा ये गलत है, तो क्या होना चाहिए था TACKLE, इसका होता है TACKLE, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या लिख दिया TACCL, गलत है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें से कौन सबसे सही है जो इसमें भरा जाएगा वो हमें बताना है, खाली स्थान को भरना है सिर्फ। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग, क्या हो जाएगा विथ आवर फ्रेंड्स, तो लॉन्ग के बाद यहाँ पे हम क्या भरेंगे 83 का, देखिए ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव होता है, क्या होता है लॉन्ग ड्राइव। ठीक, तो लॉन्ग ड्राइव विथ आवर फ्रेंड्स, तो हमारा ड्राइव सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा हो जाएगा हमारा टू बियर फ्रूट, तो टू बियर फ्रूट का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, तो 84 का हो जाएगा हमारा C, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बियर फ्रूट्स का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं 85 में। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट में देखिए इस सेंटेंस को बांट दिया गया है, 1 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया,
3 और 4 सेगमेंट में बांट दिया गया है। तो इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो किसमें हमारा ग्रामेटिकल एरर है तो हमें बताना है। तो 85 का हमारा देखिए आंसर हो जाएगा ए, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये हमारा क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देखिए यहाँ पे द मोर लिखा हुआ है, तो मोर की जगह पे हमारा मोस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस मोर की जगह पे मोस्ट। ठीक, यही हमारा मिस्टेक था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका हमें अट्रैक्ट का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें 86 का डी ऑप्शन, इंटाइस। इंटाइस जो है हमारा अट्रैक्ट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से कौन सा हमारा सही वर्ड है उसको चॉइस करना है, जिसकी स्पेलिंग जो है सही हो। देखिएगा हमारा 87 का आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिज्म। ये हमारा क्या है, सही है। बाकी देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सभी गलत है। हमारा मैकेनिज्म ये सही है, MECHANISM होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ऑकवर्ड का हमें एंटोनिम बताना है, इसका मतलब विलोम शब्द की तरह से बताना है। ऑकवर्ड का क्या होता है, तो 88 का हो जाएगा हमारा डी, ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल क्या है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, किसका, ऑकवर्ड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका हमें विलोम शब्द की तरह से बताना है, क्या, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हमारा हो जाएगा आंसर बी, फ्रीडम। ठीक, 89 का हमारा क्या हो जाएगा, कैप्टिविटी का फ्रीडम होता है। कैप्टिविटी मीन्स देखिए क्या होता है, बंधन, और फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। तो फ्री कर देना, यही होता है इसमें अंतर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, एक शब्द में हम क्या कर सकते हैं इसको, तो 90 हो जाएगा हमारा बी, पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज का जो हमारा उचित शब्द हो जाएगा हमारा हो जाएगा पैथोलॉजी, जिसे में कहते हैं रोग निदान। ये क्या हो जाएगा, इसको रोग निदान भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 91 में देखते हैं, सुलभ शब्द का विलोम है। तो विलोम किसका बताना है, सुलभ। तो सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। क्या, दुर्लभ। अलभ्य जो होता है ये क्या होता है कि जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे हम अलभ्य बोलते हैं। दुष्प्राय क्या होता है, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए। और दुर्दम्य क्या है, जिसे कठिनाई से दबाया जाए। ठीक, तो हमारा विलोम पूछ रहा था, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दिक धन अंबर, डी ऑप्शन सही है। ठीक, क और अ मिलके हमारा क्या बना जाता है, आखिरी इसका आखिरी पहले का दूसरे का पहला, तो क अ मिलके बन जाता है ग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। तो डी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्तर्षि में हमारा कौन सी संधि है, तो हमारा है ए, स्वर संधि। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, तो सत धन ऋषि। सप्तर्षि का अगर संधि विच्छेद करें तो हमारा आ जाएगा सत और धन ऋषि, सत धन ऋषि। तो देखिए यहाँ पे अ आ रहा है और री। ठीक, तो री हमारे पर स्वर संधि होता है, अ भी स्वर संधि है, री भी स्वर संधि है, स्वर है, दोनों स्वर है। तो स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, स्वर संधि बनाएंगे। तो 93 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, कौन है, स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सा है, गुड़ स्वर संधि है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 94, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। जो पलक नहीं झपकाता है वही होता है बिना पलक झपकाए। तो कौन सा शब्द इसमें एक शब्द हो जाएगा इसका, तो 94 का हो जाएगा हमारा सी, निर्निमेष। निर्निमेष क्या होता है, बिना पलक झपकाए, इसको बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 95, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, 95 का हो जाएगा डी, असूर्यस्पर्शया। असूर्यस्पर्शया। ठीक, जो स्त्री सूर्य को भी न देख पाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा। अब्ज का यहाँ पे दे रखा क्या होता है, कमल, लेकिन अब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है देखिएगा हमारा बादल। अब्द माने क्या होता है, बादल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए हमेशा कहाँ लगता है, आखिरी में लगता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो जिंदगी
तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई, ई प्रत्यय इसमें लगाया गया क्योंकि बड़ी है, लास्ट में देखिए ग पे कौन सा मात्रा है, बड़ी ई का, तो क्या हो जाएगा इसका ई प्रत्यय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनिकार्थी शब्द है। तो कौन सा शब्द का अनिकार्थी शब्द है, जल प्राण और पुत्र, जल प्राण और पुत्र। तो 98 का हमारा हो जाएगा डी, जीवन। ठीक, जीवन का अनिकार्थी शब्द क्या क्या है, जल भी है, प्राण भी है, पुत्र भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 99, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। जो पुलोमा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हमारा देखिए सची, सची हमारा पर्यायवाची शब्द है किसका, पुलोमा का। ठीक, और उमा, उमा का पर्यायवाची क्या क्या है, पार्वती, गौरी, शिवा, ये सभी क्या है उमा के पर्यायवाची, दुर्गा भी है, भवानी भी है। कंज, जो कंज है इसका पर्यायवाची क्या क्या है, कमल, राजीव, पंकज, अंबुज। ठीक, तो कंज माने समझ आइए कमल है, तो कमल के जितने पर्यायवाची होंगे वो भी हमारा कंज का भी पर्यायवाची वही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में, देखते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इस लोकोक्ति का हो जाएगा मूर्ख धनी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो मूर्ख धनी इसका सही अर्थ होगा। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। तो जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे जितने हम प्रैक्टिस सेट कराएं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक, इसमें टोटल हम 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 15 सेट्स हम इसमें कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन टैकल कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ओके, धन्यवाद।